हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज कंप्लीट चैप्टर इन सिंगल वीडियो। वैसे अगर आप हमसे बराबर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, बट ये सीरीज चलाने का मेरा बस इतना सा मकसद है कि जब भी आपको रिवीजन करना हो या फिर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना हो तो आप इससे पढ़ सकते हैं। आपको पता होगा कि सेल चैप्टर हमने 10 से 11 वीडियोज में कवर किए हैं, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार 10 से 11 वीडियो देखें। तो लेकिन अगर आपको कभी रिवीजन करना हो तो आप ये वीडियो जो है चला सकते हैं और इससे आप पूरा सेल चैप्टर एक बार में कवर कर सकते हैं, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो है ये आपको हर एक टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो चलिए यहाँ पे आज हम स्टार्ट करते हैं सेल, और इसके बाद हम आपको 200 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे सेल चैप्टर से रिलेटेड, वो भी जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यानी 200 प्लस पीवाईक्यू हम करेंगे सेल चैप्टर से रिलेटेड, उसको आप कर लीजिएगा। उससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो हमारे लाइफ की एक बेसिक यूनिट है। जैसे आप देखे होंगे कोई एक घर है, ये एक घर है, तो अगर हम पूछें कि इस घर की बेसिक यूनिट क्या है, तो ये घर किसका बना हुआ है? ये घर बना हुआ है ब्रिक्स से, यानी ईंट से मिलकर बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मतलब ईंट ना हो तो घर नहीं बनेगा, तो एक एक ईंट से मिलकर पूरा एक घर बना हुआ है। उसी तरह से हमारी बॉडी भी है, एक एक सेल से मिलकर हमारी बॉडी भी बनी हुई है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मेक्स एन ऑर्गेनिजम्स लिविंग। यानी अगर कोई ऑर्गेनिजम्स लिविंग है तो वो सेल की वजह से। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। अब देखिए, आप ये डेफिनेशन बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। सेल क्या है? सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनीथिंग लेस देन अ सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब हो सकता है आपको ये लाइन समझ नहीं आया होगा, एनीथिंग लेस देन अ सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका क्या मतलब है? जैसे देखिए, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए अमीबा का। ये क्या है? हमारा अमीबा है, और अमीबा जो होता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स हम बोल सकते हैं सिंगल सेल का बना हुआ। यानी जो अमीबा है वो मात्र एक सेल का बना हुआ है, सिंगल सेल का बना हुआ है। लेकिन अगर अमीबा को बाहर से कुछ फूड जो है इंगल्फ करना हो, या फिर बॉडी के अंदर के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकना हो, तो ये जो है उस फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है अपने उस सिंगल सेल के द्वारा। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जितने भी इसके बेसिक फंक्शन होते हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ऑस्मोरेगुलेशन हो, अमीबा सब कुछ परफॉर्म करता है केवल एक सिंगल सेल से। वही यहाँ पे बोला जा रहा है, एनीथिंग लेस देन अ सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब देखिए, यहाँ पे डिस्कवरी की जब बात आती है तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? तो याद रखना, यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कि सबसे पहले सेल को किसने देखा? तो सबसे पहले सेल को देखने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले इन्होंने जो है सेल को ऑब्जर्व किया था, बट इन्होंने जो सेल ऑब्जर्व किया था वह एक डेड सेल था, और उन्होंने उसको नाम दिया था सेलुला या फिर सेलुली, तो जिसका मीनिंग होता है होलो स्पेस। और वो क्या था? वो एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको हम बॉटल कॉर्क बोल देते हैं। जैसे हम देखते हैं ना एक मधुमक्खी का छत्ता, मतलब वो मधुमक्खी का छत्ता ही था। इस तरह से उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि ये मतलब जो है सेल है। फिर बाद में पता चला कि वो सेल नहीं था, वो एक्चुअली सेल नहीं था, सेल वॉल था। जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व करा था और बोला कि ये जो है सेल है, सेल नहीं बोला था उन्होंने, सेलुला बोला था। तो जो इन्होंने ऑब्जर्व करा था वो सेल नहीं था, वो सेल वॉल था। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप याद रखना। तो बेसिकली यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सेल को किसने देखा, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। और इन्होंने जो सेल देखा वो कैसा था? डेड था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा, मतलब जीवित सेल को किसने देखा, तो आप बोलेंगे लीवेनहॉक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने एंटोन वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल, यानी लिविंग सेल को देखा, इन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, दो साइंटिस्ट आते हैं, नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, रॉबर्ट हुक
रॉबर्ट ब्राउन। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी थी, इसको भी आप याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है सेल थियरी की। तो देखिए जो सेल थियरी है, आपसे नॉर्मली पूछा जाता है सेल थियरी किसने दिया था, मतलब हु फॉर्मुलेटेड सेल थियरी, तो आप बताएंगे स्लाइडेन एंड स्वान। अगर आपसे पूछा जाता है हु मॉडिफाइड सेल थियरी, तो आप बताएंगे रुडोल्फ वर्चो। चलिए देखिए अभी ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, एक थे हमारे स्लाइडेन जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट थे यानी वनस्पति वैज्ञानिक थे, और एक साइंटिस्ट थे स्वान, ये क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो फ्रेंड्स जो स्लाइडेन थे और स्वान, स्लाइडेन क्या थे, बोटेनिस्ट थे, और ये क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, प्लांट सेल। तो जब इन्होंने प्लांट सेल को देखा तो इन्होंने ये बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ सेल। जैसा कि हम जानते हैं सेल मतलब जब कई सारे सेल मिल जाते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि कई सारे सेल मिलकर एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, और कई सारे टिश्यू मिलकर एक मतलब बॉडी फॉर्म करते हैं। तो ठीक उसी तरह से मतलब जर्मन बोटेनिस्ट स्लाइडेन ने यह बताया कि जितने भी प्लांट सेल हैं वो डिफरेंट सेल के बने होते हैं, जो कि आगे चलकर प्लांट का टिश्यू बनाता है। अब ये जो स्वान थे, स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट यानी जूलॉजिस्ट थे, जैव वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया, एनिमल सेल्स हैज अ थिन लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल्स होते हैं इन पे एक थिन लेयर पाई जाती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक लाइन जो आपको कंफ्यूज करता है, स्वान, यहाँ पे स्वान के बारे में दिया गया है, क्या बोला जा रहा है, ही कंक्लूडेड दैट प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स। अब आपको लगेगा जो स्लाइडेन है वो तो बोटेनिस्ट थे, तो हो सकता है वो बोटेनिस्ट थे तो उन्होंने बताया होगा कि प्लांट सेल हैव सेल वॉल्स, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। स्वान ने बताया कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल भी होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में किसने बताया, स्वान ने बताया। और सभी प्लांट जो है वो सेल के बने होते हैं, सेल आगे चलकर जो है टिश्यू बनाता है प्लांट का, ये जो है स्लाइडेन ने बताया। तो इस पॉइंट को जो है आप याद रखना। अब देखिए स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर एक सेल थियरी दी, यानी इन्होंने सेल थियरी को फॉर्मुलेट किया, और इन्होंने ये बताया कि जितने भी चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल, जितने भी प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल, यानी बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जो स्लाइडेन और स्वान थे इन्होंने क्या सेल थियरी दिया, इन्होंने ये बोला कि जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। इन्होंने ये एक लाइन जो है सेल थियरी दे दी, बट इनकी थियरी जो थी वो फेल हो गई। अब आप सोचेंगे फेल क्यों हो गई, तो देखिए बट दिस थियरी, यानी ये इनका लिमिटेशन था, दिस थियरी डिडंट एक्सप्लेन्स एज हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। न्यू सेल कैसे बना ये थियरी जो है बताने में असमर्थ थी, इनको ये नहीं पता। इन्होंने तो बोल दिया कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो सेल से बने होते हैं, पर इनको ये नहीं पता आखिर वो न्यू सेल्स आते कहाँ से हैं, वो बनते कैसे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक रुडोल्फ वर्चो करके एक साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने इसको जो है मतलब जो सेल थियरी फॉर्मुलेट किया गया स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, इसको इन्होंने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने का क्या मतलब कि जो था उसी में थोड़ा और संशोधन किया, उसको रेक्टिफाई किया। तो अब देखिए रुडोल्फ वर्चो ने क्या बताया, एक्सप्लेन्स दैट रुडोल्फ वर्चो एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी इन्होंने क्या बताया, जितने भी न्यू सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। तो इनकी ये लाइन याद रखना, ये पूछा भी जाता है, या तो इस फॉर्म में पूछा जाएगा ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब इसका क्या मतलब होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी न्यू सेल बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, रुडोल्फ वर्चो एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सेलुला ई सेलुला एंड फाइनली मॉडिफाई द सेल थियरी। और इन्होंने मॉडिफाई करके दो स्टेटमेंट दिए, एक तो जो स्लाइडेन स्वान ने दिया था उसी को बोल दिया, दूसरा इन्होंने मॉडिफाई जो किया। तो फर्स्ट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। और ये जो सेल है यानी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल हैं वो पहले से मौजूद सेल से अराइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए
ओवरव्यू देखने से पहले मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ। तो जो सेल होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। और ये किस बेस पे होता है? नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे। तो यूनी मीन्स क्या होता है? सिंगल। यूनी मीन्स सिंगल, यानी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, जैसे अमीबा। और अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर की, तो जितने भी सेल जो होते हैं वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी मीन्स क्या था? मेनी, यानी मेनी सेल्स, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, फंजाई वगैरह ये सब। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेल जो है ये नंबर ऑफ सेल के बेस पे इसको हम क्लासीफाई करते हैं। और आगे हम एक डिवीजन पढ़ेंगे, मतलब इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो अब देख लीजिए यहाँ पे एक बार, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी ओवरव्यू ऑफ सेल, जो सेल होता है उसका जो साइज होता है, शेप होता है, एक्टिविटी के बेस पे ये डिफरेंट साइज में हो सकते हैं। यानी सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। यानी जो सेल होता है ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सेल सेम साइज के, सेम शेप के या सबकी सेम एक्टिविटी होती है, ऐसा नहीं है। जितने भी सेल होते हैं उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, उनका शेप भी अलग अलग हो सकता है। तो देखिए यहां से आपको ये डायरेक्ट डाटा याद रखना होगा। जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट सेल, और इसका ये याद रखना 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट सेल 0.3 माइक्रोमीटर। कभी कभी आपसे ये डायरेक्ट 0.3 माइक्रोमीटर पूछ लेगा या फिर बोलेगा कि कौन सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, तो आप क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल किसका होता है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। आगे देखिए नर्व सेल। अगर आप यहाँ पे नर्व सेल की बात करेंगे, नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। ये कैसा होता है? लॉन्गेस्ट सेल। इसके बारे में हम आगे जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये नर्व सेल कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से, मतलब ये ब्रांच स्ट्रक्चर और इस तरह से होता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट। तो आप जो है लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूज मत होना। हमने आपको क्या बताया? ये लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है, जबकि ऑस्ट्रिच जो है ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट मीन्स हम इस तरह से बड़ा बोल सकते हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट मीन्स हम इस तरह से बोलेंगे। तो इसको जो है आप याद रखना। अब देखिए आरबीसी जो है इसको भी पूछा जाता है। तो आरबीसी के बारे में आप क्या याद रखेंगे? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर है। बैक्टीरिया का क्या है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। वायरस वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, पर आप याद रख सकते हैं। वायरस जो है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। इसको याद करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो आप मान लीजिए यहाँ पे ये एक जो है प्लांट सेल है, इसको बस एज्यूम करना है। और मान लीजिए ये एक सिंगल सेल है। अब ऐसा मत याद कर लेना ये रेक्टेंगुलर है वो सर्कुलर है, बस हम ऐसे ही बता रहे हैं। ये हमारा प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। तो इसके बीच में इस तरह से कुछ मैट्रिक्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये सब जो है, तो उसमें से साइटोप्लाज्म क्या है? देखिए यहाँ पे 3 टर्म होते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है साइटोसोल, एक होता है प्रोटोप्लाज्म। तो इन तीनों टर्म को समझना आपके लिए जरूरी है। जो साइटोप्लाज्म होता है, चलिए यहाँ पे केवल एक सेल ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारा जो है प्लांट सेल है। ये क्या है? हमारा प्लांट सेल है। तो इस प्लांट सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होंगे, राइबोसोम होगा। इस तरह से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे, माइक्रोबॉडी, साइटोस्केलेटन, ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं होल मैटर इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि हमने जो है प्लांट सेल लिया हुआ है। तो प्लांट सेल में एक तो बाहर सबसे सेल वॉल होता है और इसके अंदर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म का? होल मैटर इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस। यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है हमारा?
PM प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बाहर क्या है, सेल वॉल CW। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी मटेरियल हैं, जितना भी मैटर है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अलावा उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अब यहीं से समझिए साइटोसोल क्या है। अभी तक तो हमने इस सेल से न्यूक्लियस को कट करा, अब हम क्या बोल रहे हैं, होल मैटर इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में न्यूक्लियस को आप बाहर निकाल दीजिए, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे उसमें साइटोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, सबको बाहर निकाल दीजिए। अब जो उसमें बचा उसको हम बोलेंगे साइटोसोल। अब आपके दिमाग में आएगा प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं होल मैटर इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यानी यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, सेल ऑर्गेनेल्स जितने हैं वो सारे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के बारे में दो चीज याद रखिए। एक तो इसकी डिस्कवरी जो है किसने करी थी, तो इसकी डिस्कवरी करी गई थी डुजार्डिन के द्वारा। डुजार्डिन ने इसको जो है डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म को, और उसका नाम रखा था सारकोड। क्या नाम रखा था, सारकोड। और हक्सले ने इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हक्सले ने इसको क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म। तो आई होप साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपको डिफरेंस पता चला होगा। जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जितनी भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको नोट करते जाइएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। तो देखिए हमने आपको साइटोप्लाज्म, साइटोसोल और प्रोटोप्लाज्म बताया। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म का ही क्या है, एक पार्ट है। तो इस पॉइंट को आप जो है याद रख लेना। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यहाँ पे हमको डिस्कस करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको बताया जो सेल होता है, एक तो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक यूनी एक मल्टी। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल का बना हो, मल्टीसेलुलर जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो। तो अब यहाँ पे ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। तो देखिए प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव, जिसको हम बोल सकते हैं अल्प विकसित। और कैरियोटिक जो है ये, इसको हम बोलते हैं कैरियन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोटिक यानी कैरियन। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। प्रिमिटिव मीन्स जिसको हम बोल सकते हैं अल्प विकसित, और कैरियन मीन्स हम बोलते हैं न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो याद रखना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, यानी वो पूरी तरह से विकसित ना हो, पूरी तरह से डेवलप्ड ना हो, यानी वो मतलब हाफ डेवलप्ड हो, मतलब थोड़ा बहुत जो है नाम की चीज है, बस वो पूरी तरह से वहां पे है नहीं। यानी अब देखिए क्या बोला जा रहा है, लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का क्या मतलब, तो याद रख लेना, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वहां पे जो न्यूक्लियस होता है कुछ इस तरह से होता है। इसके मतलब इसके बाहर आपको इस तरह से जो है मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलेगा, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, और इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड। ये आपको प्रीवियस ईयर में भर भर के कई बार पूछेगा, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है कि प्रोकैरियोट में क्या होता है क्या नहीं होता। तो वहां पे आपको न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से कंफ्यूज करेगा। तो याद रखना, न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोट्स में। अगर न्यूक्लियोलस की बात करें तो वो होता है यूकैरियोट्स में, जो कि अभी हम आगे न्यूक्लियस पढ़ते समय डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जो वो डिटेल वाला वीडियो देखे होंगे ना, तो आपको ये बहुत ही हलवा लग रहा होगा अभी पढ़ने में। तो अगर आप बराबर जुड़े रहेंगे तो आपको हर एक चैप्टर इसी तरह से पहले
जो है पूरा डिटेल में, उसके बाद उसका एक सिंगल शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा जहाँ पे बस रिवीजन के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया हुआ था, मैं इतना डिटेल में इसलिए जा रही हूँ ताकि जो लोग नहीं भी पढ़े हैं उनको भी समझ आए। तो हमने आपको बोला था कि ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहाँ पे 3 लेयर होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं 3 लेयर्ड सेल इन्वेलप। तो जो सबसे आउटर लेयर होता है जिसको हम कैप्सूल बोल देते हैं या ग्लाइकोकैलिक्स बोल देते हैं, फिर यहाँ पे सेल वॉल होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इस तरह से ये 3 लेयर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल इन्वेलप। इसके अंदर में इस तरह से जो होता है इसको हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, कुछ यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होते हैं, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यही यहाँ पे इसका एक्सटेंशन होता है जिसको हम मीसोसोम बोल देते हैं। ये जो मीसोसोम होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो चलिए पढ़िए एक बार। लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आता है। जितने भी बैक्टीरिया होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, माइकोप्लाज्मा होगा, ये सब किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो आपसे पता है कभी कभी जो हमारी ये बायोलॉजी है, आप इसमें देखेंगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे आपको मान लीजिए आपको ये पता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा यहाँ पे आते हैं। ठीक उसी तरह से एक चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम, इसी तरह से प्लांट किंगडम। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे आपको एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है याद रखना। अगर जैसे मान लीजिए आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल नहीं पता है, जैसे मान लीजिए आपको पोरीफेरा का सारा कैरेक्टर पता है कि वहाँ पे पोर होता है और हम बोल सकते हैं कि ऑस्टिया होता है, लेकिन आपसे मतलब क्वेश्चन दे दिया कि ऑस्टिया कहाँ पे होता है, उसके बाद वहाँ पे पोरीफेरा का एग्जाम्पल डाल दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे तो पोरीफेरा लिखेगा नहीं। ठीक उसी तरह से आप जो है जितने भी बैक्टीरिया होंगे उसका भी एग्जाम्पल याद रखना, ताकि अगर आपसे जैसे पूछ लिया कि इसमें से कौन प्रोकैरियोट है, अब वहाँ पे आपको बैक्टीरिया ना लिख के बैक्टीरिया का नेम दे देगा। जैसे वहाँ पे मतलब नॉस्टॉक एनाबिना, या फिर हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उनके नाम दे सकते हैं और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मतलब क्वेश्चन किस तरह से करना है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम बायो में नहीं आने वाली। अब देखिए, इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। यानी यहाँ पे सिंगल सर्कुलर जो है डीएनए भी होता है, इसके अलावा प्लाज्मिड भी होता है। प्लाज्मिड डीएनए confer certain unique phenotypic character to such bacteria. One such character is resistant to antibiotics. Plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. दरअसल यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो डीएनए मतलब यूकैरियोट्स में काम करता है वो यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए कर रहा है वो सारे काम। और यहाँ पे देखिए आगे, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। यानी ये भी आपसे पूछा जाता है जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके बाहर सेल वॉल होता है। अभी हमने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, उसके बाहर कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये जो सेल वॉल होता है सभी प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन ये माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता। यानी जो माइकोप्लाज्मा है यहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट होता है, ये मतलब एक एक्सेप्शन है, तो इसको जो है आप याद रखना। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता जबकि सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब ये सेल इन्वेलप या इट्स मॉडिफिकेशन क्या है? मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल इन्वेलप विच इज टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। अभी हमने आपको बताया, पता है आपसे नॉर्मली ही पूछ लेगा कि जो प्रोकैरियोट्स का सेल इन्वेलप है वो कितने लेयर्ड होता है, मतलब वहाँ पे कितनी लेयर होती हैं, तो 3 लेयर्ड होता है। और आपको इसका सीक्वेंस भी पूछ लेता है, या तो इनर टू आउटर पूछेगा या फिर आउटर टू इनर पूछेगा। तो आउटर मोस्ट, अगर आपसे आउटर टू इनर पूछे तो आप क्या बताएंगे? ग्लाइकोकैलिक्स, ये सबसे बाहर होता है, फिर यहाँ पे सेल वॉल, और फिर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सबसे अंदर के साइड में होता है। ग्लाइकोकैलिक्स में भी या लूज सीथ, यानी जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है अगर वो लूजली बॉन्डेड है उससे तो उसको हम नाम दे देते हैं स्लाइम लेयर, और अगर वो टाइटली पैक्ड है तो उसको हम बोल देते हैं कैप्सूल। तो इस 2 पॉइंट को आप जो है याद रख लेना।
अब देखिए, द सेल वॉल प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। जो सेल वॉल होता है वो बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से या फिर ब्रस्ट होने से यानी फटने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। और यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स का भी फंक्शन आप याद रख लेना। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। जैसे जो कोई बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में प्रवेश किया, हमारे बॉडी में एंट्री लिया, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको मतलब रेजिस्ट करेगा, उसको रोकेगा। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको मार ना दे, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है बैक्टीरिया पे वो उसको हेल्प करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और मतलब जो हमारा सेल होता है उससे एडिशन में यानी उससे चिपकने में भी ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया को हेल्प करता है। और क्या करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और ये मतलब बैक्टीरिया से वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लॉस को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स क्यों करता है, क्योंकि वही तो उसका क्या है, सबसे बाहरी आवरण है, सबसे बाहरी। तो यहाँ पे अगर ये हमारा जो है स्किन सेल है, तो यहाँ पे अगर बैक्टीरिया चिपकना चाह रहा है, यहाँ से अटैच होना चाह रहा, तो कौन हेल्प करेगा, ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि ये सेल वॉल इसके अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल अंदर है। तो ये जो है इसको मतलब प्रिवेंट करता है। इन सब चीज़ों से याद रख लेना इसका फंक्शन। आगे देखिए मेसोसोम। अब ये मेसोसोम क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल टिब्यूल एंड लैमेली। अब आपको हो सकता नहीं समझ आया होगा। देखिए इस तरह से हम बोल रहे हैं कि 3 लेयर्ड है, मान लीजिए ये भी एक लेयर है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 3rd लेयर है। तो आप देखेंगे कहीं कहीं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से जो है, इस तरह से जो है ये मतलब एक्सटेंशन बना लेती है। तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, मेसोसोम। तो मेसोसोम कुछ अलग नहीं है। अगर हम बोलते हैं मेसोसोम क्या है, तो हम बोलेंगे मेसोसोम इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन है, ये कुछ अलग नहीं है। लेकिन जब यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से ये मतलब एक्सटेंस हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, इसको हम मेसोसोम नाम दे देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आके कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम भी अटैच हो जाते हैं। तो जो मेसोसोम होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और अगर इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन पे आके मतलब क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले यानी क्लोरोफिल आके अटैच हो जाते हैं, तो हम इसको बोल देते हैं क्रोमेटोफोर। यानी जो क्रोमेटोफोर है, जो मेसोसोम है, ये दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर एक्सटेंशन है। इनर है, याद रखना, आउटर नहीं है, इनर है, यानी अंदर के साइड में ये एक्सटेंड हो रहा है। तो अब देखिए एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल टिब्यूल एंड लैमेली, इट हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जितने फंक्शन दिए हुए हैं इसको अच्छे से याद कर लेना। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सारे इसके फंक्शन हैं, इसको याद जो है आप कर लेना। देखिए आगे क्या है, इन साइनोबैक्टीरिया क्रोमेटोफोर कंटेन पिगमेंट्स। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कभी कभी उस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम जुड़ जाते हैं, तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और जब यहाँ पे आके वहाँ मतलब पिगमेंट्स जुड़ जाते हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले, तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, क्रोमेटोफोर। और ये किस में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में, क्योंकि हमको पता है ये क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब देखिए ईच लेयर ऑफ सेल इनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन। और डिस्टिंक्ट फंक्शन मीन्स क्या होता है कि जितने भी मतलब सेल इनवेलप हैं वो उनका जो है फंक्शन जो है अलग अलग होता है। दे एक्ट टुगेदर एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। और ये एक साथ जो है एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह भी काम करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। अब इसका क्या मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। देखिए परमिएबल को याद रखिए, परमिशन मतलब किसी को परमिशन देना है अंदर जाने से या बाहर जाने से। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ से कुछ जो है मॉलिक्यूल आते हैं और ये हमारा सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस सेल को इस मॉलिक्यूल को हमारे सेल के अंदर में क्या करना है, भेजना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्ट करती है कि किसको अंदर जाना चाहिए, किसको अंदर नहीं जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है जितने भी
मॉलिक्यूल आए वो डायरेक्ट सेल के अंदर घुस जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि उनको सेलेक्ट करके भेजेगी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इसीलिए बोला जाता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है एंड इंटरेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर इन दैट ऑफ यूकैरियोट्स, यानी जितन चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट्स हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर सभी जगह सेम होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट्स हो, हर जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, लिपिड बाइलेयर। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। तो ये मोटाइल कब होंगे और नॉन मोटाइल कब होंगे? मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है और इसमें ये जो है फ्लैजिला अटैच है, तो अगर फ्लैजिला अटैच होगा तो इस फ्लैजिला के हेल्प से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये मोटाइल हैं। और अगर जो है ये यहाँ पे फ्लैजिला नहीं होगा तो हम बोलेंगे नॉन मोटाइल हैं। तो देखिए ये जो फ्लैजिला होता है ये 3 पार्ट का बना होता है, यानी जो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है आप इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं। एक सेकेंड, देखिए कुछ इस तरह से जो है आप फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। उसके बाद ये जो है इसको हम बोलते हैं हुक, इसको बोलते हैं हुक। और ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट। लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट बोल सकते, लॉन्गेस्ट ही बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये जो मतलब हम जब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर कौन है? बेसल बॉडी तो ये रहा, हुक ये रहा, सबसे लंबा कौन है? फिलामेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनता है, तो याद रखना। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल यानी अगर वो मोटाइल है तो क्यों? क्योंकि वहां पे फ्लैजिला होगा। जो फ्लैजिला है वो 3 पार्ट का बना होता है, एक तो फिलामेंट जो कि लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एक होता है हुक और एक होता है बेसल बॉडी। तो पूछा जाता है कि फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया का उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें क्या क्या आता है? तो याद रखना फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। पिलाई एंड फिम्ब्री डोंट प्ले रोल इन मोटिलिटी। अब जो बैक्टीरिया होता है हमारा, ये हमारा बैक्टीरिया है, इस पे ये जो है ये फ्लैजिला पाया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या पाया जाता है? फिम्ब्री पाया जाता है और कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे पिलाई भी पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो फिम्ब्री होते हैं ये सबसे छोटे छोटे से होते हैं, फिम्ब्री छोटे छोटे से होते हैं और जो पिलाई होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? जब हमारा बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोडक्शन करता है तो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है ये पिलाई। और जब बैक्टीरिया को किसी होस्ट सेल से चिपकना होता है, एडिशन करना होता है, तो वो किसके हेल्प से करता है? इन फिम्ब्री के हेल्प से। ये जो फिम्ब्री हैं इसके हेल्प से बैक्टीरिया क्या करता है? एडिशन करता है, चिपकता है। तो याद रखना, एक तो होता है फ्लैजिला, एक होता है पिलाई, एक होता है फिम्ब्री। फिम्ब्री से हम बोल सकते हैं कि उसके मतलब कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, फिम्ब्राई इसके एडिशन में काम करता है, हेल्प करता है, और जो फ्लैजिला है इसको मोटाइल होने में यानी इसके मूवमेंट में जो है हेल्प करता है। अब देखिए बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग कैन बी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। जो बैक्टीरिया है वो स्टेनिंग के बेस पे ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है और ग्राम निगेटिव भी हो सकता है। अब ये जो राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी की अगर हम बात करते हैं, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। जो राइबोसोम होता है, देखिए आपसे यहाँ पे पता क्या क्वेश्चन बनता है? मान लीजिए ये आपका कोई प्लांट सेल है, तो आपसे बोला जाएगा कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है, क्योंकि ये भी सेल ऑर्गेनेली है, तो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसपे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता? तो याद रखना ये है हमारा राइबोसोम। और राइबोसोम को हम क्या बोल सकते हैं?
देखिए जो राइबोसोम होता है एक तो हमारे इस सेल के अंदर पाया ही जा रहा है, और ऊपर से जो इसमें मतलब सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं, चाहे वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या क्लोरोप्लास्ट हो गया, उन सब में भी राइबोसोम पाया जाता है। तो मतलब एक तो ये सेल में पाया जा रहा है, एक तो ये जो है सेल के अंदर के सेल में भी पाया जाता है। तो इसको हम सेल विद इन सेल ऑर्गेनेलिस भी जो है बोल सकते हैं। तो देखिए जो राइबोसोम होता है ये कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यानी इसके बाहर, जैसे ये हमारा राइबोसोम है तो इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो याद रखना नॉन मेम्ब्रेनस होता है। जो राइबोसोम होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये पाया जाता है। राइबोसोम आर 70S, हैज सब यूनिट 50S एंड 30S। Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome। यानी जो राइबोसोम होता है वो 70S पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, यानी ये प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं यहाँ पे 70S 80S दोनों पाए जाते हैं। तो जो 70S होता है उसका सब यूनिट आपसे पूछा जाता है कि इसका लार्जर सब यूनिट क्या है, इसका स्मॉलर सब यूनिट क्या है। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये 50 है तो ये 20 होगा, तभी तो ये 70 बनेगा, पर ऐसा नहीं है, ये 30 होता है, 50 और 30। यहाँ पे मैथ वाले अपना दिमाग ना लगाएं ज़्यादा, ये जो है बायोलॉजी का मैथ है, तो याद रखना 50 + 30 = 70। अरे छोड़ो मजाक कर रही हूँ, यहाँ पे इसको हम ऐड नहीं करते हैं, इसको हम ऐड नहीं करते हैं, बस ये जो है देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो हमारा राइबोसोम होता है वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, तो इसका ये लार्जर सब यूनिट जो है ये 50S हो जाएगा और जो स्मॉलर है वो 30S हो जाएगा, और ये कौन सा राइबोसोम होगा, 70S। अगर यहाँ पे 80S की बात आप करोगे तो ये स्मॉलर ये लार्जर, ये 60S होगा, ये 40S होगा, और ये कैसा होगा 80S। तो यहाँ पे 60 + 40 = 100 नहीं करना है, यहाँ इसको ऐड मत करना, डायरेक्टली याद रखना 70S है तो 30 50, 80S है तो 40 60, इसको जो है याद रख लेना। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये हमारा एक mRNA है, और इस mRNA से क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं। एक हमारा सिंगल mRNA है और इसे बहुत सारे राइबोसोम जब आके अटैच हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं, इस चेन को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। जब इस एक सिंगल mRNA की चेन पे यहाँ पे आके बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। तो इसको आप याद रखना। राइबोसोम और एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो राइबोसोम होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में एसोसिएट होता है। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन, यानी जो राइबोसोम है पॉलीसोम का वो क्या करता है, mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट कर देता है। तो अब देखिए इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं, रिजर्व मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। यानी जो इंक्लूजन बॉडी है वो क्या है, जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में जो रिजर्व मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में कुछ इस तरह से जो है वो स्टोर होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो गैस वैक्यूल्स होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब बात आती है यूकैरियोटिक सेल की। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल तो इसको भी आप जो है 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक है हमारा यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूकैरियोट्स बोल सकते हैं। मतलब बोलते हैं, बोल नहीं सकते, बोलते ही हैं। जिसमें जो है फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उसको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। अब देखिए बिसाइड्स द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलिज। यानी जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस के अलावा भी
बहुत सारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस तो हो ही गया। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो ये आप मतलब जो हमको यूकैरियोट्स में डिस्कस करना है, एक तो न्यूक्लियस डिस्कस करना है, उसके अलावा भी यहाँ पे जितने जो है सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। अब देखिए, द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। जो यूकैरियोट्स है यहाँ पे सारे के सारे प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल, फंजाई ये सब किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में, यानी इनको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। जबकि प्रोकैरियोट में कौन आता है, मोनेरा यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा, ये सब आते हैं। प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल। जो प्लांट सेल होता है इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, और जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स विच आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन प्लांट सेल। जो एनिमल सेल होता है यहाँ पे सेंट्रियोल होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक मेजर सा डिफरेंस बताती हूँ। मान लीजिए ये है हमारा प्लांट सेल और ये है हमारा एनिमल सेल, ये है हमारा प्लांट सेल, ये है हमारा एनिमल सेल, मान लीजिए कोई सेल। तो ये जो एनिमल सेल है यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा। लेकिन जो प्लांट सेल है वहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो प्लांट सेल है यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, और इसके वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड में आ जाता है। तो ये जो न्यूक्लियस है वो साइड आ गया, यानी किनारे पे आ गया। इसी को हम एक टर्म यूज करते हैं, पेरीफेरल न्यूक्लियस। पेरीफेरल न्यूक्लियस मीन्स ऐसा न्यूक्लियस जो कि किनारे पे पाया जा रहा है, और एनिमल में क्या है, न्यूक्लियस जो है सेंटर में पाया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल न्यूक्लियस। तो एनिमल में सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, जबकि प्लांट सेल में पेरीफेरल न्यूक्लियस होता है। इस डिफरेंस को आप याद रखना। एनिमल सेल में क्या होता है, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो हमेशा याद रखना। प्लांट सेल में सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, नहीं होता है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं कि प्लांट सेल में सबसे आउटर लेयर क्या है, सबसे आउटर लेयर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल है। लेकिन अगर हम आपसे बोलते हैं कि एनिमल सेल में सबसे आउटर लेयर क्या है, तो आप क्या बताएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस पॉइंट को याद रख लेना आप। छोटी छोटी सी पॉइंट होती हैं पर पूछ लेता है, इजी होते हुए भी हम गलत कर देते हैं, या फिर हमारा दिमाग उतना दूर तक काम नहीं कर पाता। तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट को मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप इसको सोच सके, समझ सकें कि बात हो क्या रही यहाँ पे। अब देखिए, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आर ऑफ 80s, स्मॉल सब यूनिट 40s एंड लार्ज सब यूनिट 60s। ये 60 है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम बात करें 80s राइबोसोम की तो कुछ ऐसा होगा। इसका जो स्मॉल सब यूनिट है वो 40 होगा, और जो लार्जेस्ट सब यूनिट है ये 60s होगा। ये 40s, ये 60, दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 80s। तो इसको भूलना मत, कोई भी इसको ऐड ऑन नहीं करेगा। हमको पता है अगर आप मैथ वाले होंगे तो पक्का इसको ऐड करेंगे, और जो है बोलेंगे बार बार कि ये 100 क्यों नहीं हो रहा। तो भैया इसको ऐड नहीं करना है, इसको बस आप ऐसे ही याद रख लेना, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि 80s राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे 60s। अगर आपसे बोलेगा स्मॉलर सब यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे 40s। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसी इनेबल्ड साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका क्या मतलब ये है कि जब साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन की खोज करी तो उन्होंने क्या लिया, उन्होंने ह्यूमन आरबीसी लिया। तो यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि उन्होंने ह्यूमन आरबीसी ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे सेल हैं ना, बहुत सारे सेल हैं जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और आरबीसी, तो ये बहुत सारे सेल हैं। पर उन्होंने आरबीसी क्यों लिया, तो सुनिए, जो आरबीसी होता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ऐसे ही बात करें एनिमल सेल या प्लांट सेल की,
तो जो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, मान लीजिए ये हम प्लांट सेल ले लिए, तो यहाँ पे एक तो इसके सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस भी है, यहीं पे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज हैं। अब मान लीजिए सेल तो बहुत छोटा सा है, मतलब बहुत छोटा है, ये तो हम इतना बड़ा बनाते हैं अपने समझने के लिए। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसका पार्ट कट करते हैं, क्योंकि हमको सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है। जब हम इसके इस पार्ट को कट करेंगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि सेल भी इसके साथ में, मतलब सेल वॉल जो है वो भी आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तो आएगा ही आएगा, उसके साथ जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनके भी चांसेस हैं उनके साथ आने का। तो हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की स्टडी नहीं कर पाते सही से। लेकिन अगर यहाँ पे ह्यूमन आरबीसी की आप बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और आप देखेंगे ह्यूमन आरबीसी में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और राइबोसोम ये सब क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। यहाँ पे सेल वॉल भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो इसीलिए ह्यूमन आरबीसी लिया गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो आउटर लेयर है ये श्योरली है, मतलब ये श्योर है कि ये सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेम नेम है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये सेल मेम्ब्रेन ही है। अब अगर हम यहाँ पे इसका एक पार्ट कट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही है कि ये क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, और इसके साथ यहाँ पे और कोई अदर स्ट्रक्चर नहीं होगा। इस वजह से ह्यूमन आरबीसी लिया गया, क्योंकि यहाँ से इसका स्ट्रक्चर जो है इसकी स्टडी कर पाना बहुत अच्छे से, मतलब हम इसकी स्टडी कर पाते, यहाँ से कर सकते थे। अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड तो अभी हमने आपको बताया, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, यानी चाहे वो यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, सबका सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेम होता है। मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है, यानी वो फॉस्फोलिपिड ही होता है, चाहे कहीं भी बात कर लीजिए आप। और हम क्या बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी टाइप के सेल में पाया जाता है। तो अगर आपसे बाई चांस स्टेटमेंट बन सकता है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इजीली उसको लगा सकते हैं। फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ पोलर हेड आउटवर्ड एंड नॉन पोलर हेड, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, जिसको हम टेल बोल रहे हैं, इनर साइड। अब जब हम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो कुछ इस तरह से जो है हम बनाते हैं, इस तरह से हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक तो ये इसका आउटर साइड है जिसको हम बोल रहे हैं हेड, सॉरी ये क्या स्पेलिंग लिख दिया, हेड, HEAD, हेड, हेड मीन्स सिर, और ये इसका क्या है, टेल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि कौन हाइड्रोफोबिक है, कौन हाइड्रोफिलिक है। तो याद रखना ये जो टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक यानी पानी से इसको डर लगता है, यानी पानी से दूर भागता है ये। और ये जो हेड होता है, हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसको भी जो है याद रख लेना। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, जो फॉस्फोलिपिड है वहाँ पे एक पोलर हेड होता है जो कि बाहर के साइड में होता है, जैसे ये हमने बनाया, तो क्या है ये बाहर के साइड में है, और अंदर के साइड में क्या है, नॉन पोलर टेल, जिसको हम हाइड्रोफोबिक बोल रहे हैं। इन ह्यूमन आरबीसी, जैसे हम आरबीसी का जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन ह्यूमन आरबीसी 52% इज प्रोटीन एंड 40% लिपिड। यहाँ जैसे हम बोल रहे हैं कि प्रोटीन और लिपिड का बना है, यानी फॉस्फोलिपिड का बना है, तो वहाँ पे 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। देखिए अगर आपको ये डाटा याद रखना हो, इसको कैसे याद रख सकते हैं, पी एक सेकेंड, ये क्या है, पी, ये क्या है, 5, P5 यानी 5 और 2 यानी 52% प्रोटीन, 40% लिपिड। इस तरह से याद रख लेना। मतलब जैसे मान लो ये क्वेश्चन अचानक आ गया और आपको याद नहीं आ रहा, तो मे बी ये ट्रिक आपको याद आ जाए। अब देखिए मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इंटीग्रल और पेरिफेरल का क्या मतलब है, इस तरह से हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे, तो यहाँ पे ये तो फॉस्फोलिपिड हो गया, सॉरी ये तो लिपिड बाई लेयर हो गया, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया। अब इसके बीच यहाँ पे मतलब प्रोटीन भी हैं, तो क्या होता है, कभी कभी प्रोटीन इसके पेरीफेरी पे होते हैं, कभी कभी प्रोटीन इसके बीच में धंसे होते हैं, या फिर कभी कभी इस तरह से दोनों लेयर के बीच में फंसे होते हैं।
तो ये जो अंदर में धसे होते हैं इनको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल, यानी अंदर के प्रोटीन, अंदर धसे हुए प्रोटीन। और ये जो किनारे पे साइड में पाया जाता है उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल देते हैं। और ये जो पूरी तरह से इस तरह से इसमें धसा हुआ है इसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन बोल देते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो इंटीग्रल हो सकता है या फिर पेरिफेरल। पेरिफेरल मीन्स एक्सट्रिंसिक, जो बाहर के साइड में है, जो उसके किनारे पे है। अभी हमने याद मतलब बोला था ना, पेरिफेरल न्यूक्लियस यानी किनारे पर। पेरिफेरी मीन्स होता ही है किनारे पर। आगे देखिए, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जो अभी मैं बार बार आपको ये स्ट्रक्चर बता रही हूँ तो ये किसके द्वारा दिया गया था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक, फ्लूइड मीन्स क्या होता है? तरल, यानी फ्लूइड मीन्स क्या होता है? तरल यानी समुद्र। मोजाइक मीन्स क्या होता है? कोई चीज सॉलिड हो, मोती। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जैसे एक समुद्र में बर्फ का टुकड़ा जो है पड़ा रहता है इधर उधर, उसी तरह से जो है हमारे मतलब लिपिड के बीच में प्रोटीन भी धसा रहता है। इसी वजह से इसका नाम भी क्या दिया गया? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972 में। जितने भी सन यहाँ लिखे होंगे ये डेट वो इंपॉर्टेंट होंगे तो याद रख लेना। सिंगर एंड निकोलसन ने कब? 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, जो कि सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था सेल मेम्ब्रेन का। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल आए थे जो कि नहीं पढ़ने हैं। उसमें से एक आप याद कर लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो याद रखना, रॉबर्टसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो दिए थे। और सैंडविच मॉडल देने वाले कौन साइंटिस्ट थे? डेनियल डेविसन। तो याद रख लेना। आप जो है नोट करते जाना जो भी मैं स्टार बता रही हूँ। मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, जो कि अभी हमने बताया कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सेल के अंदर घुस जाएंगी। वहाँ पे जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या करेगा? उसको रोकने की कोशिश करेगा कि क्या चीज़ें अंदर जाएंगी, क्या चीज़ें नहीं जाएंगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो जो यहाँ पे मतलब ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, किसी चीज़ को जाने दे रहा, किसी को नहीं जाने दे रहा, उस बेस पे यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको हम प्लांट फिजियोलॉजी में कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में जो है डिस्कस करेंगे ये टर्म जो है, ये ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आसानी से जाने देगा, उनको किसी एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, उनको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भेज रहा ना। लेकिन मान लो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी को नहीं भेज रहा है, लेकिन वो बोलेगा नहीं हमको तो जाना है, तो क्या होगा? तो वो अपनी एनर्जी खर्च करेगा। यानी जब एनर्जी खर्च करेगा तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से जो है आप याद रख लेना। पैसिव मीन्स जहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं होती, एक्टिव जहाँ पे एनर्जी यूज होती है। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन। वाटर का मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू जब होता है तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ये जो है ऑस्मोसिस क्या मतलब, जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये किस बेस पे होता है? मान लीजिए आपको ये जो है छत है और ये नीचे ग्राउंड है, यहाँ से अगर पानी यहाँ आना है तो नहीं, ये एग्जांपल छोड़िए। देखिए बेसिकली आप सिंपल सा डेफिनेशन याद रखिए। व्हेन एनी पार्टिकल और आयन और मैटर मूव्स थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर यानी हायर टू लोअर। अगर हायर टू लोअर कोई चीज़ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे पैसिव, यहाँ पे कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होगी। बट व्हेन एनी पार्टिकल और आयन और मैटर और मॉलिक्यूल मूव थ्रू लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर टू हायर, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सब भी हम पढ़ेंगे, इसको आप टेंशन मत लीजिए। अभी के लिए बस याद रख लीजिए कि ये चीज़ें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप जब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे तो आप यहाँ से उसको रिलेट कर सकें। तो ये सब हम ट्रांसपोर्ट में बहुत ही डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। और अब देखिए जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, यानी लिक्विडी टाइप में हम बोल सकते हैं, सेमी सॉलिड। तो ये सेमी सॉलिड होता है। लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विदाउट द ओवरऑल बाइलेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड बाई इस फ्लूइडिटी। तो ये सब देखिए मेनली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, यानी सेमी सॉलिड जिसको हम बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे इसके फ्लूइड नेचर की वजह से क्या होता है, एक लिपिड मूवमेंट होता है, एक प्रोटीन मूवमेंट होता है। तो प्रोटीन का जो मूवमेंट होता है वो लेटरल मूवमेंट होता है, और जब जो लिपिड का मूवमेंट है वो लेटरल प्लस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल कांट मूव थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। नॉन पोलर कौन सा था, जो इसका टेल था। ये जो टेल है ये नॉन पोलर है और ये क्या है, पोलर है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से के थ्रू जो है ये मूव नहीं कर सकता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो इसके जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी फ्लूइड नेचर का है, और इस बेस पे ये बहुत सारे फंक्शन शो करता है, जिसमें से है सेल ग्रोथ, और हम बोल सकते हैं सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, इंडोसाइटोसिस, यानी किसी भी चीज़ को अगर अंदर लेना है, जिसको हम बोलते हैं निगलना, यानी किसी भी चीज़ को अगर खाना है तो सेल के टर्म में हम उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो अगर फैगोसाइटोसिस करना है यानी किसी सॉलिड चीज़ को जो है इंगल्फ करना है तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर किसी लिक्विड मटेरियल को ड्रिंक करना है तो इसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस को हम बोल देते हैं सेल ड्रिंकिंग, और फैगोसाइटोसिस को हम बोल देते हैं सेल ईटिंग। और दोनों मतलब फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस को मिला के हम बोल देते हैं इंडोसाइटोसिस। तो ये भी किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि कुछ चीज़ों को जाने देगा कुछ को नहीं, तो यही क्या है, इंडोसाइटोसिस। और क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस, यानी अंदर से कोई चीज़ बाहर जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉमिटिंग। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन का क्या मतलब, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो दोनों के बीच में जंक्शन का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिक्रीशन भी करता है, इंडोसाइटोसिस करता है, सेल डिवीजन भी करता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता ही दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पे बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल को हम क्या बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। और हमने आपको बताया जो सेल वॉल होता है वो माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, अब्सेंट होता है। बाकी सेल वॉल कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है, प्लांट्स में, फंजाई में, प्रोकैरियोट्स में, एल्गी में, कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जहाँ पे सेल वॉल पाया जाता है। अब ये देखिए, जो सेल वॉल होता है और जो सेल मेम्ब्रेन होता है, दोनों में एक अंतर होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है, जबकि जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रख लेना, सेल वॉल कैसा होता है, नॉन लिविंग। तो देखिए क्या है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फंजाई एंड प्लांट्स। तो ये क्या है, हमारा सेल वॉल है। और देखिए सेल वॉल जो है, जो प्लांट में सेल वॉल पाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स। अब ये हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, ये क्या है, ये सब हम डिस्कस करते हैं बायोमोलिक्यूल में। सेल वॉल ऑफ एल्गी किसका बना होता है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये गैलेक्टेंस या मैनन्स, इसमें से कुछ इस बार जो है केवीएस के एग्जाम में भी आया हुआ था कि मतलब गैलेक्टेंस जो है कौन सी एल्गी में पाया जाता है। तो ये सब भी हम जो है एल्गी में, यानी जब हम प्लांट किंगडम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये मतलब कहाँ पे क्या पाया जाता है। अभी के लिए याद रखिए, जो एल्गी का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब चीज़ों का बना हुआ होता है। इसके अलावा अगर आप फंजाई के सेल वॉल की बात करेंगे तो वो मेनली काइटिन का बना होता है। और अगर आप बात करें बैक्टीरिया के सेल की तो वो बना होता है पेप्टाइडो ग्लाइकेन या फिर म्यूरिन का। तो ये जो है आप याद रख लेना। अब यहाँ पे देखिए, ये प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी और मिडिल। तो देखिए सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, यानी जहां पर भी प्राइमरी वॉल होगा, जब भी कोई नन्हा सा पौधा उगेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वहां पे सबसे पहले जो वॉल होगा वो कौन सा होगा, वो प्राइमरी सेल वॉल होगा। और अभी तो पौधा बहुत नाजुक सा है, तो वो क्या होगा, तो हम यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिश एट द सेल मेच्योर। और जैसे जैसे पौधा जो है बढ़ता जाएगा, वहां से ये प्राइमरी सेल वॉल जो है वो डिमिनिश हो जाएगा, उसका क्षरण हो जाएगा। सेकेंडरी वॉल क्या है, इज फॉर्म्ड ऑन इनर साइड, ये जो है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर के साइड में बनेगा। फिर मिडिल लेमिला क्या है, इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, जो कि कैल्शियम पेक्टेट का जो है वो बना हुआ होता है। तो यहाँ पे सेल वॉल का फंक्शन भी पूछा जाता है। तो देखिए सेल वॉल क्या है, सबसे बाहरी आवरण है, एनिमल सेल में तो है नहीं, प्लांट सेल में है, और कैसा है, नॉन लिविंग है। तो जो सेल वॉल है वो क्या करता है,
तो जब वो आउटर लेयर है तो हमारे सेल को क्या कर रहा है, वो एक शेप देने की कोशिश कर रहा है। क्या करता है, प्रोवाइड शेप टू सेल, यानी जो सेल वॉल होता है प्रोवाइड शेप टू सेल, एक्ट एज बैरियर फॉर माइक्रोमोलिक्यूल, यानी जो माइक्रोमोलिक्यूल हैं जो अनडिजायरेबल है, यानी जिसको हम नहीं चाह रहे हैं कि वो अंदर जाए, वो किसके थ्रू रोक लिया जाएगा, सेल वॉल के थ्रू रोक लिया जाएगा। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सेल से सेल का इंटरेक्शन में भी हेल्प कौन करता है, सेल वॉल करता है। और ये क्या करता है, हमारे सेल को प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है, यानी प्रोवाइड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, यानी चोट वगैरह जिसको हम बोल सकते हैं, इन्फेक्शन से बचाता है, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें आप जो है याद रखना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। अब ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आप याद रखना कि हमारे सेल के अंदर कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एक कनेक्टेड वे में काम करती हैं, यानी एक हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती हैं। अब इसका क्या मतलब कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती हैं, मतलब जैसे वो अपने फंक्शन के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, यानी वो अकेले कोई एक फंक्शन शो नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। तो ये चार चीजें आप याद रखना। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कभी कभी पूछ लिया जाता है इनमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूड होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। तो देखिए, while each of membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because its function are coordinated. इनका फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इनको हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। जबकि बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं हमारे सेल में जिनका अपना अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है। जैसे हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी सिंथेसिस करता है। तो उसी तरह से मतलब इनका इंडिपेंडेंट अपना काम है, लेकिन कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं किसी काम के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा और ये आपको गोल्जी बॉडी दिख रहा होगा। तो जो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सबसे पहले याद रखना आप, ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एराइज होता है। ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ये जो है न्यूक्लियस में कुछ छोटी छोटी स्पेस होती है जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर एक आवरण होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही एराइज होता है कुछ इस तरह से हमारा जो है क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जहाँ पे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, आपको दिख भी रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये छोटे छोटे से क्या है, ये सब राइबोसोम यहाँ पे अटैच्ड हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है। तो जहाँ पे राइबोसोम अटैच है उसको हम बोल रहे हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं है उसको हम बोल रहे हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम क्या बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब यहाँ पे मेनली आपसे जो है इनका फंक्शन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चार चीज़ें हैं जो कि हमारा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रही हैं, एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक गोल्जी ऑपरेटस, एक लाइसोसोम, एक वैक्यूल्स। तो यहाँ पे देखिए जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। तो इसको छोड़िए, ये पता नहीं क्या ही लिखा है। तो हमने जो डिस्कस किया उसको याद रखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एराइज होती हैं और फिर यहाँ पे ये 2 टाइप्स में डिवाइड होती हैं, एक है हमारा RER, एक है हमारा SER। तो देखिए RER जो है ER विच हैज राइबोसोम एंड SER इन एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ। ये जो है स्मूथ दिखती हैं, और जो RER है ये इस पे राइबोसोम होते हैं तो ये रफ होता है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इनका फंक्शन क्या है, RER इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये सबसे मेन है, जो RER है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जबकि जो SER है ये लिपिड सिंथेसिस करता है। तो इसको कतई मत भूलना, जो SER है वो लिपिड सिंथेसिस करता है। इस बार ये KVS TGT साइंस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
SER का फंक्शन ऐसे नहीं अलग से नहीं पूछा था, मतलब सेल चैप्टर से जो क्वेश्चन था वहाँ पे राइबोसोम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से 2-4 सेल ऑर्गेनेलीज को देके उसका मतलब मैच करने को बोला था। तो अगर आपने एग्जाम दिया रहा होगा तो आपने देखा होगा, मेरे पास कोई पेपर भेजा था तो मैंने देखा वहाँ पे, तो उसको हम आपको सॉल्व कराएंगे। लेकिन अभी के लिए देखिए, जो RER है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, जबकि जो SER है वो लिपिड सिंथेसिस कर रहा है। जो RER होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जो SER है, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही क्या होता है, एराइज होता है। जो RER है वो सेंट्रिक होता है, जबकि जो हमारा SER है ये पेरीफेरल होता है, यानी किनारे पे पाया जाता है। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, तो इसको आप जो है याद रख लेना। अब यहाँ पे आप जो है कुछ एडिशनल फंक्शन याद रखिएगा SER का। जो SER है वो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ और क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी काम करता है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो SER है वो डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है और लिपिड सिंथेसिस में भी काम करता है। तो इसके ये 2 फंक्शन आप जो है याद रख लीजिएगा। अब देखिए गोल्जी बॉडी की जब बात करते हैं तो दे वर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर डिस्कवर नेम कैमिलो गोल्जी। जो कैमिलो गोल्जी थे इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है, क्योंकि इन्होंने ही गोल्जी बॉडी की खोज करी थी। और कब करी थी, 1898 में। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। और क्या इन्होंने लिया था इसकी खोज करने के लिए, ऑल न्यूरॉन यानी उल्लू का न्यूरॉन लिया था इन्होंने यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर को देखने के लिए। जो गोल्जी बॉडी है उसी को हम बोलते हैं डिक्टायोसोम। कहाँ पे बोलते हैं, प्लांट में। अगर जो हमारी गोल्जी बॉडी है अगर वो एनिमल सेल में है तो गोल्जी बॉडी बोलेंगे, लेकिन अगर वो प्लांट में है तो उसको हम डिक्टायोसोम बोल देते हैं। और जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसी को हम प्लांट सेल में क्या बोल देते हैं, डेस्मोसोम बोल देते हैं। तो याद रखना डिक्टायोसोम डेस्मोसोम क्या है, ये गोल्जी बॉडी ER के ही अलग अलग नेम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखिए जब हम गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे मेन तो इसका स्ट्रक्चर ही है, तो हम आपको बताते हैं। तो देखिए आपको ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, एक तो इसका ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। तो जो फेस इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ में ER भी जुड़ा होगा और इस ER के बाद यहाँ पे क्या लगा होगा, गोल्जी बॉडी। तो जो पार्ट इसका न्यूक्लियस के साइड में होता है उसको हम बोलते हैं सीस फेस। क्या बोलते हैं, सीस फेस। और जो पार्ट न्यूक्लियस से दूर होता है यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस। ट्रांस फेस। तो इन दो पॉइंट को याद रखना, न्यूक्लियस के तरफ जो है वो सीस फेस, न्यूक्लियस से जो दूर है वो ट्रांस फेस, और जो सीस फेस है इसी को हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, और जो ट्रांस फेस है इसी को हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस या फिर कॉनकेव फेस, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, सीस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस या फिर कॉन्वेक्स फेस। तो कैसे याद रखोगे, CFC और TMC इस तरह से कुछ करके याद रख लेना, पर इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना। टूवर्ड न्यूक्लियस क्या है, टूवर्ड न्यूक्लियस सीस फेस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस ट्रांस फेस। ट्रांस फेस को हम कॉनकेव फेस, मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने क्या पढ़ा, ये जो RER है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस ये करता है तो ये जाके गोल्जी बॉडी में क्या हो जाता है, गोल्जी बॉडी के पास में जाता है वो प्रोटीन। और जो प्रोटीन है गोल्जी बॉडी क्या करता है, वहां पे शुगर प्लस प्रोटीन इक्वल क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड। अगर शुगर प्रोटीन के साथ में जुड़ता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, अगर वो जो शुगर है वो लिपिड के साथ में जुड़ता है तो ग्लाइकोलिपिड बनता है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे मतलब हमारा ER बना रहा है प्रोटीन या फिर लिपिड, जब वो गोल्जी बॉडी के पास में जाता है तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 प्रोसेस होती हैं, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसिडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स जब प्रोटीन शुगर से जुड़ रहा है, तो आप इसको इस तरह से मतलब लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। आप लिखना शुगर प्लस प्रोटीन, शुगर प्लस प्रोटीन इक्वल ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन आगे इसका जो
मतलब नेम है प्रोसेस का, उसको लिखना ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन। और जब शुगर प्लस लिपिड S प्लस L इक्वल ग्लाइको, इसको हम क्या नाम देंगे? ग्लाइकोलिपिड। और इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? ग्लाइकोसिडेशन। ग्लाइकोसिडेशन। तो इस प्रोसेस को आप जो है याद रख लेना, अपने कॉपी में इस तरह से शॉर्ट में लिख भी लेना। तो देखिए गोल्जी बॉडी दे कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी विच आर concentrically arranged near the nucleus with convex cis और फॉर्मिंग फेस। यही हमने आपको बताया कि अगर न्यूक्लियस के साइड में है तो उसको हम कॉन्वेक्स या सिस या फिर फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। अगर वो न्यूक्लियस से दूर है तो हम उसको कॉनकेव, ट्रांस या फिर मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। और आगे देखिए प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। जो चीज़ें बनी हैं इसके पास से, वो जो चीज़ें ER के पास बनी हैं वो गोल्जी बॉडी के पास जाती हैं और यहाँ पे वो क्या करता है? उनका पैकेजिंग करता है। तो यही हमने आपको बताया कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो याद रखना प्रोटीन और लिपिड तो ER और SER के द्वारा बनते हैं, लेकिन इनकी पैकेजिंग, इनकी मॉडिफिकेशन कहाँ पे होती है? गोल्जी बॉडी के पास में होती है, जब यहाँ पे इनसे शुगर अटैच हो जाता है तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। तो अब आगे देखिए ये जो चीज़ें बनी है वो कहाँ पे जाता है? लाइसोसोम के पास में जाता है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी ऑपरेटस। वही हमने बताया, जब ये मतलब जो ग्लाइकोप्रोटीन वो सब बनी है, जब वो इस तरह से जो है पैक हो जाता है तो इसी स्ट्रक्चर को, मतलब एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर में जब ये फॉर्म हो जाता है, इसी को हम लाइसोसोम बोल देते हैं। और यहाँ से भर के क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो प्लीज़ इस टर्म को जितना बार मन हो उतना बार पढ़ लीजिए, पर पढ़ लीजिए क्योंकि ये जो है इतनी बार पूछ चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है? लाइसोसोम में। लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लिएज, इस तरह से बहुत सारे एंजाइम जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्टिमली एक्टिव एज एसिडिक पीएच। ये जो एंजाइम है ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। 5.5 जो है इसका डाटा याद रख लेना। अब देखिए आगे बात आती है वेसिकल्स की। वेसिकल क्या है? वैक्यूल। द वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। क्या बोल रहे हैं हम? वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म में कुछ इस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? और इस मतलब ये जो एक तो ये मेम्ब्रेन है और एक ये स्पेस है, स्पेस को वैक्यूल बोल रहे हैं और ये जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट बोल रहे हैं। तो हमने अभी आपको बताया था ना, ये हमारा प्लांट सेल है। प्लांट सेल में यहाँ पे क्या है? वैक्यूल है। इसी के वजह से न्यूक्लियस जो है किनारे चला जाता है। तो ये जो वैक्यूल है इसी के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज नोन एज मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट। इस पॉइंट को आप जो है याद रख लेना। अब देखिए ये क्या करता है? कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल इन अमीबा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। ये सब इसके क्या है? फंक्शन है। अब देखिए ये जो हमारा लाइसोसोम है, दीज एंजाइम आर कैपेबल फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब। तो अगर डाइजेस्टिव एंजाइम है तो क्या करेंगी? हाइड्रोलिटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इसको डाइजेशन करने का काम करेंगी। और यहाँ पे देखिए इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। उससे पहले आप ये याद रखना, जो लाइसोसोम होता है ये फ्रेंड्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, इस तरह से मतलब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंडीशन कौन शो करता है? तो याद रखना लाइसोसोम, ये सिंगल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो कि ये शो करता है। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ओनली आफ्टर स्टेनिंग, मतलब इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विथ इनर कंपार्टमेंट कॉल्ड मैट्रिक्स।
यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कई बार पूछ चुका है कि ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज का नाम बताइए जो कि डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक क्लोरोप्लास्ट हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया। ये सब कैसे हैं? ये सब डबल मेम्ब्रेनस हैं। डबल मेम्ब्रेनस क्यों है? क्योंकि इन पे डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक आउटर एक इनर। तो देखिए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और इसका जो इनर कंपार्टमेंट है, जैसे ये हम देख रहे हैं, तो इसका जो अनर ये इनर में ये मैट्रिक्स है, मतलब जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे क्या है, ये क्या, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, यानी जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है, दोनों पे अपना अलग अलग स्पेसिफिक एंजाइम यहाँ पे पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म क्रिस्टी, जो यहाँ पे इसका इनर मेम्ब्रेन है वो क्या करता है? क्रिस्टी फॉर्म करता है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म क्रिस्टी। साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी जो क्रिस्टी होता है ये क्या होता है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है, यानी यहीं पे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसके थ्रू यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, a few RNA molecule, ribosome 70S and the component required for the synthesis of protein। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर में सिंगल सर्कुलर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S। याद रखना, इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S। जैसे हमने पढ़ा था ना कि यूकैरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम भी होता है, 70S भी होता है। तो 70S कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी आगे और भी हम पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा यहाँ पे राइबोसोम है? 70S। तो देखिए यहाँ पे जो यस होता है 70S 80S, उसको हम क्या बोलते हैं? सिडबर्ग यूनिट। अब देखिए कुछ इस तरह से आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है उसको हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और यहाँ पे क्रिस्टी है। क्रिस्टी क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो याद रखना जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनिमल में सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज होता है। फर्स्ट कौन होता है? न्यूक्लियस। यानी अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो है न्यूक्लियस, और सेकेंड लार्जेस्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि सेल में क्या है? सबसे बड़ा तो एक तो न्यूक्लियस है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद थर्ड नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। तो देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका शेप जो अगर कभी कभी पूछा जाता है तो वो होता है सॉसेज शेप, SAUSAGE, सॉसेज शेप। सॉसेज शेप इसका होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और इसका जो शेप साइज नंबर है वो अलग अलग भी हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो इसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। इसका फंक्शन भी क्या क्या हो जाएगा? एक तो यहाँ पे मतलब इसका फंक्शन की अगर हम बात करें एटीपी सिंथेसिस तो कर ही रहा है, और यहाँ पे क्रेब साइकिल के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन, अमीनो एसिड सिंथेसिस, ये सब यहाँ पे होते हैं। और ये जो इसकी क्रिस्टी होती है, देखिए ये जो इसकी क्रिस्टी है, मान लीजिए इस तरह से ये क्रिस्टी है, तो क्रिस्टी पे लगे होते हैं कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं F0 एंड F1 पार्टिकल। इसी को हम नाम दे देते हैं ऑक्सीसोम। तो हमसे पूछा जाता है ऑक्सीसोम कहाँ पे पाए जाते हैं, किस सेल ऑर्गेनेलीज में पाए जाते हैं? तो आपको बताना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, ये क्रिस्टी वाले पार्ट पे, या फिर इसी को एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड के अंतर्गत ही, प्लास्टिड मीन्स हम बोलते हैं लवक, जिसके अंतर्गत हम हरित लवक, रंगहीन लवक ये सब पढ़ते हैं। तो देखिए प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनॉइड, और ये एनिमल सेल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बेस्ड ऑन द पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो प्लास्टिड है उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। क्रोमो मीन्स क्या होता है? क्रोम मीन्स कलर, यानी जो कलरफुल होते हैं। क्लोरो मीन्स होता है क्लोर मीन्स ग्रीन, यानी जो ग्रीन होते हैं। ल्यूको मीन्स क्या होता है? व्हाइट यानी कि जो कि रंगहीन होते हैं।
क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड पिगमेंट। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्लोरोफिल इसके साथ साथ कैरोटीनाइड पिगमेंट भी कंटेन करते हैं, यानी इनमें होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। इनका काम होता है स्टोरेज का, और स्टोरेज के बेस पे ये अलग अलग हो सकते हैं। एक तो हो सकता है एमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करता है, जैसे पोटैटो हो गया। एक होता है इलायोप्लास्ट जो कि ऑयल को स्टोर करने का काम करता है। एक होता है एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। तो इलायोप्लास्ट में अगर आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम पढ़ते ना कोकोनट ऑयल, मूंगफली यानी क्या बोलते हैं ग्राउंड नट ऑयल, ये सब में क्या होता है इलायोप्लास्ट होता है। जबकि एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन में बात करें तो जितने भी दालें होती हैं उन सब में जो है एल्यूरोप्लास्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट तो पोटैटो में हो ही गया। तो एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट क्या होता है, ये हमारा ल्यूकोप्लास्ट का टाइप होता है। अगर आपसे पूछा जाए ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। अब देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, which have membrane sac-like structure called thylakoid, and the matrix is called stoma, which contain small double circular DNA and ribosome। तो आपको चलिए स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ये गोल गोल से दिख रहे होंगे। ऐसे आपको लग रहा होगा कि एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रखा है, कुछ इस तरह से। तो ये अगर आप एक सिंगल सिक्का लेंगे, अगर आप एक सिंगल सिक्के की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ग्रेनम। अगर उस पूरे सिक्के के गुच्छे की बात करेंगे, जैसे ये एक पूरा गुच्छा ही ले लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड। और इस थैलाकॉइड को, एक थैलाकॉइड को दूसरे थैलाकॉइड से, जैसे देखिए ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जिससे जुड़े हैं उसको हम स्ट्रोमल लैमेली बोलते हैं। और इनके बीच में ये जो मैट्रिक्स है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। तो इससे ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। और यहाँ पे स्ट्रोमा जो है, थैलाकॉइड जो है, स्ट्रोमा मतलब यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं ना फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, तो वो सब कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो देखिए हमने क्या बताया, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच हैज मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलाकॉइड एंड द मैट्रिक्स कॉल्ड स्टोमा। इट इज आल्सो स्मॉल डबल सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम भी इसमें क्या होता है, पाया जाता है। कैरोटिनॉइड इज फैट सॉल्युबल पिगमेंट, कैरोटीन, जेंथोफिल। द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज 70S और स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S। यानी जैसे अभी हमने देखा ना माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा राइबोसोम होता है 70S, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में भी कैसा यहाँ पे राइबोसोम होता है 70S। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक कॉल्ड ग्रेना, यानी सिंगल, अगर सिंगुलर होगा तो ग्रेनम। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड द स्ट्रोमल लैमेली कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। डिफरेंट ग्रेना को जब कनेक्ट करता है उसके थाइलाकॉइड को, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेली, जो कि अभी हमने आपको बताया। अब देखिए स्ट्रोमा कंटेन रिक्वायर्ड एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड। यानी जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, थाइलाकॉइड पे पाया जाता है। जहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस जब पढ़ते हैं ना उसका लाइट रिएक्शन वगैरह, तो वो कहाँ पे होता है, थाइलाकॉइड पे होता है, क्योंकि वहीं पे PS1 PS2 ये सब पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम जिसको हम बोलते हैं PS। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइटोस्केलेटन। अब ये क्या आ गया, तो साइटोस्केलेटन जो है, तो आप देखेंगे हमारे किसी भी सेल में जो है कुछ धागे नुमा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जो है पड़े रहते हैं, तो उन्हीं को हम बोल देते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट। तो देखिए एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। तो आप अगर इसके फंक्शन की बात करें, मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो फ्रेंड्स याद रखना, साइटोस्केलेटल का फंक्शन पूछता है तो आप क्या बताएंगे, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ सेल। अब देखिए जो साइटोस्केलेटल होता है, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक होता है माइक्रोफिलामेंट। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होता है उसका डायमीटर थोड़ा कम होता है, और ये ठोस होता है, ये हॉलो नहीं होता, ये हॉलो होता है। और सबसे पतला जो होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट।
तो इस तरह से मतलब जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट है यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो ये माइक्रो, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट नहीं पढ़ना होता, हमको पढ़ना होता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे दो प्रोटीन होते हैं, एक अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा बीटा मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट देखिए, अगर ये सब आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा, और अगर आप डिटेल लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे हम आपको वही चीज़ें बता रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएंगी, सीधी बात, नो बकवास वाला यहाँ पे लेक्चर हमारा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 इंटू प्रोटोफिलामेंट इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइक्रोट्यूब्यूल। यानी जब 13 प्रोटोफिलामेंट मिलते हैं तब एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वही आगे चलकर सिलिया बनाता है, फ्लैजिला बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है, बेसल बॉडीज बनाता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बनती हैं। तो अभी हमने आपको बताया माइक्रोट्यूब्यूल क्या क्या बनाता है, सिलिया बनाता है, फ्लैजिला बनाता है। तो आप सिलिया और फ्लैजिला देखिए, हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मेम्ब्रेन। जो सिलिया है और फ्लैजिला है, सिलिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पैरामीशियम है और ये कोई बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे ये एक फ्लैजिला है, लेकिन जो सिलिया होता है वो कुछ इस तरह से छोटे 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 से होते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो सिलिया होता है ना वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है। मतलब अगर इस पैरामीशियम को मूव करना होगा तो सारे के सारे सिलिया उसमें हेल्प करेंगे मूव करने में, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल फ्लैजिला ही उसको मूव कराने में हेल्प करेगा। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोसेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। यानी जो जैसे हम बोल रहे हैं ना कि प्रोकैरियोट्स में भी फ्लैजिला है, यूकैरियोट्स में भी है, लेकिन जो फ्लैजिला है प्रोकैरियोट्स का वो फ्लैजिलीन का बना हुआ है, फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना है, जबकि यूकैरियोट्स का जो फ्लैजिला है वो बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो दोनों के स्ट्रक्चर में क्या है? डिफरेंस है, इसको याद रखना। सेंट्रल कोर जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोनिमा। तो मान लीजिए ये एक मतलब क्या है, ये एक सिलिया है, या फिर अगर एक फ्लैजिला का भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसी तरह से, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। तो इसका जो होता है ये मतलब अंदर स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एक्सोनिम। जो इसका सेंट्रल कोर होता है, वही बोला जा रहा है कि दोनों के स्ट्रक्चर का जो सेंट्रल कोर है उसी को हम एक्सोनिमा बोलते हैं। और ये जो अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर टू एज 9+2 एरे। 9+2 का अरेंजमेंट होता है, ये आप याद रखना, आपसे पूछा भी जाता है, हमने आपको डिटेल से बताया हुआ है। अगर आप डिटेल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है ना, जैसे मान लीजिए आपको शुरुआत से सब कुछ समझ आया, आपको साइटोस्केलेटल एलिमेंट नहीं समझ आ रहा, तो आप जाइए, वहाँ पे टॉपिक नेम भी डला हुआ है साइटोस्केलेटल एलिमेंट, वहाँ से देखिए, आपको टोटली पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ों से बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि जो इनका अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप सिलिया या फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, जब उसका सेक्शन लेंगे आप, ट्रांसफर सेक्शन, तो यहाँ पे आपको 9 डबलेट +2 सिंगलेट में भी आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा। 9 डबलेट 2 सिंगलेट, तो एक डबलेट बनता है 2 माइक्रोट्यूब्यूल से, तो 9 डबलेट बन जाएगा। 9 × 2 = 18 डबलेट +2 सिंगलेट, तो 2 ये +18, यानी हम बोल सकते हैं 20 माइक्रोट्यूब्यूल जो है हमारा एक सिलिया या फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है। इस चीज़ को आप याद रखना। तो 9 तो इसका पेरीफेरल हो गया, डबलेट हो गया, 2 सिंगलेट हो गया, इसलिए हम बोलते हैं कि इसका अरेंजमेंट 9+2 का है। और अगर आप यहीं पे बात करते हैं, आगे देखिए, अभी चलिए देखिए स्ट्रक्चर तो यहीं पे है, समझा देते हैं। जो सिलिया और फ्लैजिला है वो एराइज होता है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए इस तरह से, देखिए हमने आपको बताया ये हमारा एक सिलिया है, इसमें क्या है, एक्सोनिमा है। जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, जब उसको कट करते हैं, तो इस तरह से स्ट्रक्चर निकल के हमारे सामने आता है, ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए जो प्रोटोफिलामेंट होता है वो 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 18 प्रोटोफिलामेंट मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाए होंगे। तो एक तो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, एक ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, यानी 2 माइक्रोट्यूब्यूल मिल गए। फिर यहाँ पे एक माइक्रोट्यूब्यूल,
2 हो गए। तो ये जो मतलब यहाँ ये डबल डबल आपको ये डबल डबल दिख रहा होगा, इसी को हम नाम दे देते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं? डबलेट। और ये बीच में ये जो सिंगल सिंगल है इसको हम बोल देते हैं सिंगलेट। और ये सिंगलेट जो है ये एक सेंट्रल शीथ से कवर भी होता है। तो देखिए ये सेंट्रल शीथ से जो डबलेट है वो इस तरह से यहाँ पे कवर इससे अटैच होगा, जिससे अटैच होगा इसको हम रेडियल स्पोक बोल देते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ये जो डबलेट है, एक डबलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व हैं? 2 माइक्रोट्यूब्यूल। एक डबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल। तो देखिए पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। तो जो डबलेट है एक डबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह से 9 डबलेट हो गए। तो अगर आप वैसे भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 और ये 20। तो इस तरह से 20 माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं? पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं सिलिया या फिर फ्लैजिला का। तो ये सिलिया फ्लैजिला दोनों है। तो आपको ये जो 9 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये और बीच में 2 ये, इसी को हम बोलते हैं 9+2 का अरेंजमेंट। इसी को हम बोलते हैं कि सिलिया और फ्लैजिला क्या है, इनका अरेंजमेंट 9+2 का होता है। और अब बात करिए सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की। तो देखिए अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय एमोफिस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल एंड लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी इस तरह से एक माइक्रोट्यूब्यूल होगा, इस तरह से ये दोनों के परपेंडिकुलर अरेंज हो गए। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोसोम। तो जो सेंट्रोसोम बना है 2 सेंट्रियोल के मिलने से बना है। मतलब ये एक ये सेंट्रियोल हो गया, एक ये हो गया। तो ये जो सेंट्रियोल है, जब 2 सेंट्रियोल मिल रहा है, यानी जब उसका अरेंजमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है, तब क्या बन रहा है? एक सेंट्रोसोम बन रहा है। तो जब आप इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, तो इसका तो स्ट्रक्चर बना नहीं है, तो वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे हो गया। फिर आपको यहाँ पे ट्रिपलेट दिखेगा, मतलब ये 3 के जोड़े में होंगे ऐसे, इससे ये अटैच होगा, फिर 1 2 3 इस तरह से इनका मतलब कार्ट व्हील की तरह स्ट्रक्चर ये होता है। और कितने यहाँ पे होते हैं? 9। यहाँ भी जो मतलब 1 2 3 4 5 ये 5 हो गए। फिर इस तरह से मतलब यहाँ ट्रिपलेट जो होंगे इस तरह से अरेंज होंगे। तो ये 9 ट्रिपलेट यहाँ पे अरेंज होते हैं। और बीच में ये कुछ इस तरह से एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हब बोलते हैं। इससे सारे के सारे अटैच होते हैं। यानी यहाँ बीच में कोई भी ट्रिपलेट कोई भी सिंगलेट वगैरह है ही नहीं, सारे के सारे क्या हैं? ट्रिपलेट हैं। तो 9 तो ट्रिपलेट हो गए, प्लस बीच में कोई सिंगलेट डबलेट है नहीं, तो 0 हो गया। इसलिए हम बोलते हैं सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+0 होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ proximal region of centriole is proteinaceous called the hub, which is connected with tubule of the peripheral triplet by radial spoke made of protein, help in cell division। ये क्या करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल जब फॉर्म होता है, जब वहाँ पे 13 प्रोटोफिलामेंट फॉर्म करते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा आयन हेल्प करता है। तो याद रखना कैल्शियम 2+ आयन वहाँ पे हेल्प करता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो फ्रेंड्स आप याद रखना, मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होगा और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर तो है ही है न्यूक्लियस इस तरह से, और इसके बीच में क्रोमैटिन वगैरह कुछ होता है, डीएनए भी होता है। तो आप देखेंगे जो न्यूक्लियस है इसका खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया। और जो इसके अंदर ये क्रोमैटिन है ना, इसकी खोज की गई थी फ्लेमिंग के द्वारा। इसको याद रख। तो अब देखिए जब भी आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखना हो, तो एक जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं एक इंटरफेज का न्यूक्लियस होता है, एक माइटोसिस फेज होता है। तो देखिए कुछ इस तरह से है, ये हो गया हमारा M फेज, ये G1 फेज, ये S फेज, ये G2 फेज। तो G1S G2 इसको हम बोलते हैं इंटरफेज, इसको हम बोलते हैं M फेज माइटोसिस। तो माइटोसिस फेज में जो न्यूक्लियस का क्रोमोसोम है वो अच्छे से विजिबल होता है, जबकि G1S G2 में वो अच्छे से विजिबल नहीं होता है।
तो यहाँ पे क्या है, इंटरफेज न्यूक्लियस हैज क्रोमैटिन, यहाँ पे क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस है द मेम्ब्रेन एंड स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो न्यूक्लियस है अगर उसका ये इनर है मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, तो इसके बीच में जो स्पेस होगा इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट, यानी जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, उसके कंटिन्यूएशन में होता है और उस पर राइबोसोम भी पाया जाता है, जो कि हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको बता दिया। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर में जो मैट्रिक्स है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं, और यहीं पे न्यूक्लियोलस या फिर क्रोमैटिन पाए जाते हैं। जब इसी क्रोमैटिन पे प्रोटीन्स आके अटैच होता, पहले तो ये डीएनए है, जब आके यहीं पे मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों अटैच हो जाते हैं, इसी को हम क्रोमैटिन बोलते हैं। जब क्रोमैटिन थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कंडेंस होता है उसको हम हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं। जब वो पूरी तरह से कंडेंस हो जाता है तो यूक्रोमैटिन बोलते हैं, और आगे चल के वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल सो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, क्रोमैटिन कंटेन डीएनए सो बेसिक हिस्टोन्स, सम नॉन हिस्टोन्स एंड सम आरएनए। एवरी क्रोमोसोम हैज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं आप, इस तरह से एक क्रोमोसोम है, तो ये जो आपको दिख रहा होगा बीच में, ये जो हम बना रहे हैं अभी गोल गोल, ये क्या है, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जब यहीं से आके और मतलब सैटेलाइट डीएनए जुड़ता है इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सॉरी, सैटेलाइट डीएनए नहीं यहाँ पे जुड़ेगा, मतलब यहाँ से अगर कुछ जुड़ेगा तो इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। तो देखिए, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कॉल द सेंट्रोमियर, इसको हम सेंट्रोमियर बोलेंगे। ऑन द साइड ऑफ हिज डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर, और इसके साइड में आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। ये जो सेंट्रोमियर है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारा क्रोमोसोम हो गया, तो यहाँ है सेंट्रोमियर। ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रोमियर हमारा यहाँ आ जाए, यहाँ तो देखिए बीच में है लेकिन यहाँ आ गया, मतलब बीच से थोड़ा ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है मतलब एक बिल्कुल एंड के तरफ में, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल एंड पे आ जाए। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि 4 टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे आपको उसका नाम याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से इनका डिवीजन होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है तो याद रख लेना। एक तो अगर सेंट्रोमियर यहाँ है तो इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक, यानी बीचों बीच है, मध्य में है, तो हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। और मेटासेंट्रिक कैसा होगा, ये कैसा होता है, वी शेप का। अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहें या ऐसे बनाना चाहें तो ये कैसा हो रहा है, ये वी शेप का बन रहा है। और अगर हम इसकी बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक की, तो ये यल शेप का होता है, और यहाँ पे मिडिल से थोड़ा ऊपर होता है सेंट्रोमियर। एक्रोसेंट्रिक में बिल्कुल मतलब इंड के नज़दीक होता है, जो कि होता है जे शेप का। और अगर हम बात करें टीलोसेंट्रिक, तो टीलोसेंट्रिक बिल्कुल टेल पे होता है इसके, और ये आई शेप का होता है। तो जो शॉर्ट आर्म होता है इसको हम पी आर्म बोलते हैं, जो लॉन्ग आर्म होता है इसको हम क्यू आर्म बोलते हैं। पी और क्यू आर्म का जो रेशियो होता है मेटासेंट्रिक में वो 1 होता है। तो इन सब चीज़ों को आप जो है याद रख लेना। अब देखिए, ये जो हमारा सेंट्रोमियर है इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। जब यहीं से आके सैटेलाइट डीएनए अटैच हो जाएगा इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सैटेलाइट हमने बताया ना, ये क्या है, समटाइम्स आर फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट द कंस्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट। जैसे ये हमारा ये मतलब क्रोमोसोम है, तो यहाँ से आके एक छोटा सा सैटेलाइट डीएनए जुड़ जाएगा, उसी को हम मतलब सैटेलाइट बोल रहे हैं, कि मतलब एक स्मॉल फ्रेगमेंट की तरह दिखता है, कि जैसे छोटा सा कोई टुकड़ा आके यहाँ पे लग गया हो। अब ये न्यूक्लियोलस क्या है, नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस जो है वो क्या करता है, वो आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो न्यूक्लियोलस है यहीं पे आरएनए की सिंथेसिस होती है, और कौन से आरएनए आरएनए की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोलस में। पूछा जाएगा तो याद रखना। अब ये माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं, अब ये माइक्रोबॉडीज क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो देखिए, जो माइक्रोबॉडीज होते हैं ना, यहाँ पे 3
मतलब 3 चीज़ें याद रखना, एक होता है स्फेरोसोम, एक होता है ग्लाइऑक्सीसोम, एक होता है पेरोक्सीसोम। ये तीनों चीज़ें जो है माइक्रोबॉडीज के अंतर्गत आती हैं। जो स्फेरोसोम होता है ना, क्या होता है अभी हमने आपको बताया था, जो लाइसोसोम है जब ये प्लांट में पाया जाता है इसी को हम स्फेरोसोम बोल देते हैं। और जो ग्लाइऑक्सीसोम है ये क्या होता है, ये मतलब ये भी माइक्रोबॉडीज में इंक्लूड होता है, जो कि फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, जिसको हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे वो हेल्प करता है। जो पेरोक्सीसोम होता है ना, पेरोक्सीसोम क्या होता है, प्लांट में रेस्पिरेशन करने का काम करता है, और एनिमल प्लस प्लांट दोनों भी सेल में पाया जाता है, और इसका काम होता है ऑक्सीडेज एंड कैटालेज करने का। तो जो ऑक्सीडेज होता है यहाँ पे ये पेरोक्साइड का सिंथेसिस करता है। पेरोक्साइड क्या होता है, H2 एंड O2। और जो कैटालेज होता है, कैटालेज में क्या करता है, ये पेरोक्साइड को तोड़ता है, यानी H2O2 को तोड़ता है। तो इन चीज़ों को जो है आप याद रखना। पेरोक्सीसोम क्या करता है, ऑक्सीडेज कैटालेज में हेल्प करता है। ग्लाइऑक्सीसोम क्या करता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में यानी फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का काम करता है। जो स्फेरोसोम है वो प्लांट लाइसोसोम को ही हम क्या बोल देते हैं, स्फेरोसोम। और ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फैट, मतलब सिंथेसिस भी करता है और स्टोरेज भी करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसको डायरेक्टली देखे होंगे तो आपको कम आया होगा, लेकिन अगर आप बराबर मुझसे जुड़े होंगे, जितना लेक्चर मैंने करवाया था 10 से 11 लेक्चर, उसको देखने के बाद इसको देखे होंगे, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपकी जब मर्जी तब आके सेल चैप्टर यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम कवर करेंगे वो है हमारा 200+ PYQs रिलेटेड टू सेल चैप्टर। यानी सेल चैप्टर से जितने भी अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो RPSC हो, BPSC हो, DSSB हो, NVS, KVS जो भी हो, KVS में तो फर्स्ट टाइम वैसे आया है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम है, चाहे वो UP PCS हो, जहाँ भी पूछा होगा, सब जगह का क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं कि सेल चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, चाहे वो TGT PGT किसी भी एग्जाम में पूछा हो। इसके अलावा हम मेडिकल एग्जाम में भी पूछे गए प्रीवियस ईयर करेंगे, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दे, आप फंसो ना उसमें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।